Hello everybody, welcome to Civil Services Study number 364 है टेस्ट नंबर 364 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के लिए फोकस करेंगे। यूपीएससी दैनिक समसामयिकी के प्रश्नों पर इम्पोर्टेंट हैं वो सारे प्रश्न जो न्यूज़ में हैं और यूपीएससी सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 368 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज हो गई है 31 मई 2020 और यूपीएससी 5 जून को डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम कब लेगी, जुलाई में लेगी या फिर अगस्त में लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यदि विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यदि विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं और इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है। पहला स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, और दूसरा है सरकारी अनुमोदन के माध्यम से। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो टैली घनत्व के संदर्भ में आप क्या समझते हो। देखिए, टैली घनत्व एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है और भारत में टैली घनत्व 100% से अधिक है। देखिए, एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है, 1000 पर नहीं है। तो इसको हटा दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। और दूसरा भी गलत है, क्योंकि भारत में टैली घनत्व 100% अधिक नहीं है। ये कितना, लगभग 87.45% है, 100 नहीं है पूरा। तो दूसरे को भी काटिए, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, जनवरी 2020 के आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में टैली घनत्व कितना है, 87.45% है, 100% नहीं है। और टेलीफोन घनत्व या टैली डेंसिटी या टैली घनत्व एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है, ना कि 1000 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक तरफ है महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ है क्षेत्र। टोंगा गर्त कहाँ पर और डायामेंटिया गर्त कहाँ पर और एल्यूशियन गर्त कहाँ पर है। जिस प्रकार सुंडा गर्त कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में, उसी प्रकार डायामेंटिया गर्त भी इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में है। सही है ये। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये भी करेक्ट है। एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भी दक्षिण में ही है। देखिए, एल्यूशियन उत्तर में है। सही है ये। तो सारे के सारे सुमेल लेते हैं, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। हिंद महासागर के प्रमुख गर्तों में सुंडा गर्त एग्ज़ाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको, और डायामेंटिया गर्त शामिल हैं। तो पूछा जाए प्रश्न, डायामेंटिया और सुंडा कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। प्रशांत महासागर के 2 पार्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेच या मेरियाना खाई, बहुत पूछते हैं इसको। तो कहाँ पर है ये, प्रशांत महासागर में। और डीप चला जाए एग्जामिनर तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। क्यूराल खाई भी उत्तरी प्रशांत महासागर में, एल्यूशियन खाई उत्तरी प्रशांत महासागर और जापान खाई भी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अब बात करें टोंगा खाई, अटाकामा खाई और कमडिक खाई और
करमेडेक खाई की, तो ये कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। टोंगा खाई, अटाकामा खाई, कमडिक खाई और करमेडेक खाई कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल डार्क पार्क, अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क है, डार्क नहीं है। चलिए इसके संदर्भ में विचार करिए। तो अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क है। देखिए यह मिसाइल पार्क, यह कौन? अग्निप्रस्थ। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। और 28 मई 2020 को INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो हाल ही में 28 मई को, मतलब 3 दिन पहले, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का उद्देश्य है वर्ष 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास को दर्शाना। और इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की प्रतिकृति के साथ की गई है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य P-70 एमेटिस्ट है, और नहीं, इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-70 एमेटिस्ट है और यह एक एंटी शिप मिसाइल है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये, जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, जो वर्ष 1988 से 91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था। अब देखिए यह मिसाइल पार्क जो है मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अच्छा, नॉर्मली घर के आगे जो पार्क होते हैं उनमें क्या मिलता है आपको? फूल पत्ती या कोई डिजाइन या किसी महापुरुष की मूर्ति। इस मिसाइल पार्क में अग्निप्रस्थ में क्या मिलेगा आपको? मिसाइल मिलेंगी, मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें। और जो इम्पोर्टेंट है इसकी USP क्या है? P-70 एमेटिस्ट, जो एक एंटी शिप मिसाइल है, जिसको पानी के नीचे लॉन्च किया गया था, जिसको पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, और 1988-91 के दौरान ये भारतीय नौसेना में सेवारत था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ के रूप में, संघ राज्य के रूप में उन्होंने सौंप दिया, और वे इसे भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। किसे? इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। अब देखिए, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि 1510 से दमन द्वीप और इसके ऊपर पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन था। भारत सरकार ने कई बार पुर्तगाली सरकार से वार्ता करने की कोशिश की, किंतु सरकार विफल रही, जिसके बाद अंततः 18 दिसंबर 1961 को भारत की सेना ने दमन के ऊपर, द्वीप के ऊपर और इसके ऊपर हमला कर दिया। इसके किसके? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। अब हमला कर दिया तो क्या हो गया? हमला करने के बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और इसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इसको किसको? किसको? अंडमान निकोबार को, या दादर और नगर हवेली को, या फिर लक्षद्वीप को, या गोवा को? तो अंडमान निकोबार नहीं है, दादर वाली नगर वाली हवेली नहीं है, और लक्षद्वीप भी नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो देखिए हाल ही में 30 मई को क्या पूछा गया है प्रश्न। तो हाल ही में 30 मई को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर जो है वहाँ के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और इस दिवस का आयोजन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के अवसर पर मनाया जाता है या किया जाता है। अब 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इसके बाद 30 मई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। तो इसलिए है ये प्रश्न इम्पोर्टेंट, यानी कल इसका स्थापना दिवस मनाया गया 30 मई को। अब देखिए गोवा जो है वो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, सभी को पता होगा। वेस्टर्न घाट फैला है गोवा में। इसके पश्चिम में अरब सागर है और गोवा का कुल क्षेत्रफल है कितना? 3702 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की जनसंख्या कितनी? तकरीबन 14,58,545। अब तो बढ़ गई होगी। गोवा में मुख्य तौर पर कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा कन्नड़ आदि भी प्रयोग की जाती है। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कोई नदी का नाम बताइए? मांडवी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्डिसेप्स
मिलिटेरिस, कार्डिसेप्स मिलिटेरिस, जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में था, के संदर्भ में कोई एक कथन असत्य है इन चारों में से। कार्डिसेप्स मिलिटेरिस। तो देखिए, विश्व में कार्डिसेप्स मिलिटेरिस की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है कार्डिसेप्स सफ़ेद परजीवी, कार्डिसेप्स फफूंद परजीवी के रूप में कीटों के लार्वा पर उपस्थित होता है और प्राकृतिक रूप से कार्डिसेप्स को प्राप्त करना काफ़ी सरल है और सूख जाने पर इसकी जो कीमत है वो कम से कम 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। इसे सुपर मशरूम के रूप में जाना जाता है। ज़रा दिमाग लगाइए तो, और एक को एलिमिनेट कर दीजिए इसमें। देखिए, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना है आपको, सी में लगाइए ज़रा। अच्छा, कोई चीज़ 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, तो क्या उस चीज़ को हासिल करना काफ़ी सरल होगा? गलत है स्टेटमेंट। प्राकृतिक रूप से कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि सूख जाने पर इसकी जो कीमत है ना, वो कम से कम 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। तो ये तो हीरोइन उससे भी महंगा हो गया ना, अफीम से। ये वाला सही है, ये सही है, ये भी सही है, सी को हटा दो। तो देखिए, यहाँ विकल्प सी असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को प्राप्त करना काफ़ी कठिन है और सूख जाने पर इसकी कीमत कम से कम 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। और विश्व में कार्डिसेप्स मिलिटेरिस की 400 से अधिक प्रजातियाँ, ये करेक्ट है। कार्डिसेप्स फफूंद परजीवी के रूप में कीटों के लार्वा पर उपस्थित होता है। इसे सुपर मशरूम के रूप में जाना जाता है और इसमें एंटी एजिंग, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ऊर्जा, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण विद्यमान हैं। अब देखिए, हाल ही में क्यों पूछा गया प्रश्न। हाल ही में असम राज्य के बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, मतलब फंगल पाउडर तैयार किया गया है, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक, जिसे सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त किया जाता है। इस सुपर मशरूम को कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल करियर सर्विसेज के संदर्भ में विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। नेशनल करियर सर्विस, तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2015 को। और नेशनल करियर सर्विसेज भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है और पहला वाला भी करेक्ट है, तो सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ये जो पोर्टल है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के अधीन है। नेशनल करियर सर्विसेज भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह जो पोर्टल है वो नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में कार्य करता है, NCS। क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सबको पता होगा होते क्या हैं ये। चलिए, इसके संदर्भ में विचार करिए तो ज़रा, और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, GI टैग, या इनको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक या फिर इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है और किसी उत्पाद के GI टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ के लिए GI टैग लिया जा रहा है। तो ये तो पढ़कर ही लग जाएगा कि करेक्ट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट। डी है इसका उत्तर, 1 2 3। तो देखिए, भारत में GI टैग किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। कई बार GI टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान किए जा सकते हैं या जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बासमती चावल पंजाब का भी, हरियाणा का भी, दिल्ली का भी और हिमाचल प्रदेश का भी, और साथ ही साथ उत्तराखंड का भी। और भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को कब 2004 में मिला था GI टैग। चूँकि GI टैग की बात हो रही है तो ज़रा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है। इसमें लिखे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, उत्पाद या GI टैग, और यहाँ पर क्या लिखा है, उससे संबंधित राज्य या फिर क्षेत्र। तो ब्लू पॉटरी के सामने जयपुर लिखा है, और जीरा फूल क्या छत्तीसगढ़ का है, काला जीरा क्या कर्नाटक का, कंधमाल हल्दी क्या तमिलनाडु का GI टैग है,
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए किसी में भी 1 2 3 4 या उपरोक्त सभी नहीं लिखा है, मतलब इसमें एक तो पक्का गलत होगा कोई ना कोई। बताइए इसका सही क्या है वैसे। देखिए ब्लू पॉटरी जयपुर की है, ये तो करेक्ट है। जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है, जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है, ये भी करेक्ट है। तो दो तो करेक्ट हो गए। अब इसका उत्तर ये इसकी संभावना हो रही है, इसकी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, इसकी हो सकती है। आगे देखते हैं। काला जीरा कर्नाटक का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है। तो हटा दीजिए, क्या है फिर उसका उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जिन्हें जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक उत्पाद या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है। महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारस की साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना बकरियां और भेड़ें, हिमाचल प्रदेश का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल, उड़ीसा की है कंधमाल हल्दी, तमिलनाडु की भी एक हल्दी है, उसका नाम क्या, इरोड हल्दी। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में गलवान वैली, गलवान घाटी किन दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत चीन। तो इस समय न्यूज़ जो है विवादास्पद, हमारा सीमा विवाद, वो यहाँ चल रहा है या फिर यहाँ चल रहा है। अभी बांग्लादेश का एरिया शांत है, पाकिस्तान का भी शांत है फ़िलहाल के लिए। तो गलवान घाटी जो है किन दो देशों के बीच सीमा विवाद है। देखिए गलवान घाटी उन्हीं दो देशों के बीच सीमा विवाद है जिन दो देशों का सीमा विवाद है पेंगोंग झील के साथ, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को भारी संख्या में वहां तैनात कर दिया है। गलवान घाटी में चीन ने पिछले 2 सप्ताह के भीतर करीब 100 टेंट गाड़ दिए हैं और वह मशीनरी भी यहां लेकर आ रहा है जो शायद वर्कर्स बनाने में इस्तेमाल हो। भारत भी पेंगोंग झील और गलवान झील में सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है और कई इलाकों में तो भारत की पोजीशन चीन से बेहतर है। अब देखिए मुद्दा क्या है। हाल ही में 5 मई को, लगभग 1 महीना होने वाला, 25 दिन की बात हो गई। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में करीब 250 चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आपस में भिड़ गए। अब भिड़ गए तो घायल भी हुए होंगे, तो तकरीबन देखिए 100 सैनिक उसमें घायल हो गए इस भिड़ंत में, 250 में से। अब कुछ दिनों बाद उत्तरी सिक्किम में फिर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। अब इसके बाद से ही पूर्वी लद्दाख तनाव का केंद्र बना हुआ है और यहाँ के 2 पॉइंट पर फोकस है। पेंगोंग लेक और गलवान घाटी हैं वो 2 पॉइंट। झील का उत्तरी किनारा हथेली जैसा है जिसके 8 भाग हैं, जिसे आर्मी जो है वो फिंगर्स कहती है। भारत कहता है कि LAC 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चीन कहता है कि यह दूसरी से शुरू होती है। चीन ने इस पॉइंट पर ब्लॉकिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं और भारत चौथी फिंगर तक के हिस्से को कंट्रोल करता है। चीन ने 6 साल पहले चौथे हिस्से पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन की कोशिश की थी, मगर भारतीय सेना ने क्या किया था, उसका कड़ा विरोध करते हुए उसे गिरा दिया था, मतलब ढा दिया था। तो कुछ इस तरह का एरिया है गलवान घाटी का। तो यही विवाद है और पेंगोंग झील का विवाद तो अभी इसके ऊपर प्रश्न बना चुके हैं। फिर गलवान घाटी हो गया, एक ही जगह दोनों। तो ये कितने 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।